दोस्तों, आप सभी के इस कहानी के 8वें भाग में स्वागत है। आप में से जिन लोगों ने इस कहानी के 7वें भाग को अभी तक नहीं पढ़ा है, तो कहानी को पूरा समझने के लिए प्लीज़ आप लोग 7वें भाग को पहले ज़रूर पढ़ लें। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है 8वें भाग का। चलिए, 7वें भाग का। चलिए कहानी का 8वां भाग स्टार्ट करती हूँ। अमर के साथ प्रार्थना जैसे ही घर के पीछे खाली जगह पर हुई पार्टी की तैयारी के बीच पहुंची। सभी इसे देखकर शादी की सालगिरह की बधाई देने लगे। अमर की कुर्ती के साथ मिलता जुलता रंग, मेघा की पसंद के दोनों के कपड़े। मुंह बनाकर प्रार्थना के कमरे से निकली मेघा भी उन दोनों को देख मुस्कुरा दी। अब लगी ना आप मेरी भाभी की तरह, प्रार्थना से गले लगते हुए मेघा ने कहा तो प्रार्थना उसके सिर पे हाथ रख कर अपनी पलकें झपका दी। पता ही नहीं लगा ये 10 साल कैसे गुजर गए। बच्चों की तरक्की, गांव की तरक्की, सिर्फ एक तुम्हारे आने से। सिर्फ दीनानाथ जी के घर की लक्ष्मी बनकर नहीं आई हो तुम, पूरे गांव के लिए आशीर्वाद बनकर आई हो। सरपंच जी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ प्रार्थना के सर पर रखा, फिर एक तोहफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो प्रार्थना ने अमर की तरफ देखा। इसकी ज़रूरत नहीं थी काका, अमर ने भी सरपंच जी के पैरों को छूते हुए कहा। ये तो बस आशीर्वाद है बेटा, तुम दोनों के लिए। खूब तरक्की करो और तुम दोनों के जीवन में खुशियाँ बनी रहें, तुम्हारा साथ बना रहे, ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। सरपंच जी ने अमर को अपनी गले से लगा लिया। प्रार्थना बिटिया कहती है कि हर औरत की तरक्की के पीछे उसका पूरा परिवार होता है। पहले तो मैं नहीं मानता था, पर जब तुम्हें और इस परिवार को देखता हूँ तो इस बात पे यकीन होता है कि सच है कि हर औरत की तरक्की के पीछे उसके परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। पर मेहनत तो खुद की होती है ना काका, और जज्बा भी खुद के अंदर होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अमर ने प्रार्थना को देखते हुए सरपंच जी से कहा तो वो भी मुस्कुरा कर अमर की बात पे सहमति जता दी। सुरेश रमेश की क्या हाल है भाई दीनानाथ? गांव की तरफ तो देखना ही छोड़ दिया दोनों लड़कों ने। अमर की शादी के बाद देखा ही नहीं, क्या बात है? लगता है भूल गए ही कि गांव में बूढ़े माँ बाप भी हैं। गांव की एक बुजुर्ग ने दीनानाथ जी के कंधे पे हाथ रखते हुए पूछा तो दीनानाथ जी मौन रह गए। आखिर अपने मुंह से कैसे बताते कि उनके बच्चों ने तो सच में उनसे मुंह मोड़ लिया। आप तो फिर भी किस्मत की धनी हैं दीनानाथ भैया। अगर रमेश और श्री जैसे कपूत आपके घर हैं, तो अमर जैसा सपूत भी तो आप ही के आंगन में हुआ है। और फिर बचा खुचा सारा हिसाब राम जी ने आपके घर प्रार्थना जैसी बहू देकर पूरा कर दिया। महेश बाबू सही कह रहे हैं दीनानाथ भैया, ऐसी बहू हो तो किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। न जाने आपके किस पुण्य कर्म से आपके आंगन में ये लक्ष्मी आई हैं। अपने गांव के लोगों की ये बात सुनकर दीनानाथ जी का सीना गर्व से फूल गया और उन्होंने प्रार्थना की तरफ देखा, जो औरतों की मंडली के बीच सर पे आंचल लिए किसी बात पे ठिठोली कर रही थी। हाँ, सही तो था, सरकारी नौकरी हो गई थी प्रार्थना की, उसके बाद भी तिनका मात्र घमंड उसके व्यवहार में नहीं आया। आज भी खुद के और खुद के घर परिवार से पहले वो लोगों का सोचती है। उसने अकेले कभी भी अपने घर को या किसी एक को बढ़ाना नहीं चाहता, उसने सदा ही सबको साथ बढ़ाना चाहा। और उसी का नतीजा है जो आज गांव इतनी तरक्की कर पाया। और उसकी कोशिश बीते 2 सालों से इस तरह रंग लाई है कि गांव के 9 बच्चों का चयन सरकारी विभाग में हो गया। मेघा मधुर भी आज कितनी तरक्की कर ली है। दीनानाथ जी ने आसपास की तरफ देखकर अपना हाथ जोड़ा और आंखें बंद कर राम जी को बहुत धन्यवाद कहा। अमर, जरा एक बार और सुरेश का नंबर लगा। ऐसे कैसे वो लोग इतने बड़े कार्यक्रम पर भी नहीं आए? पहले भी तो हमने घर मरम्मत की खबर करवाई थी, फिर भी वो लोग देखने नहीं पहुँचे। दीनानाथ जी परेशान होते हुए बोले, मेरा फ़ोन भी वो लोग उठाते कहाँ हैं बाबूजी? मधुर से कहकर देखिए, मैं किसी को फ़ोन नहीं लगाने वाला। भैया भाभी की एनिवर्सरी के लिए लगाया था। बेमतलब का ताना देते हैं कि हाँ डॉक्टर बन गया है तो पैसे उड़ा, और तो और भाभी कुछ समझती तो है नहीं। उन्हें तो लगता है मैं ऐसी ही झोला छाप डॉक्टर हूँ जो गांव में घूम कर
लोगों को सुई लगाता है, मधुर चिढ़कर बोला और वापस उन्नति के साथ खेलने लगा। ऐसा नहीं कहते बेटा, तेरी बड़ी भाभीयों का तो व्यवहार ही है लोगों को छोटी छोटी बातों में ताने देने का। पर तुम प्रार्थना से सीखो, विनम्रता हमारे स्वभाव में होनी चाहिए, दीनानाथ जी ने मधुर को समझाने के अंदाज में कहा। उन दोनों में तो सीखने लायक कुछ है ही नहीं, पर मैं प्रार्थना भाभी जैसा बन सकता हूँ, क्योंकि मेरी प्रार्थना भाभी इस दुनिया में एक ही हैं जिनका दिल हीरे का है। तो ये हीरा ही कह रही है, फ़ोन लगा और पूछ क्या बात है जो नहीं आई। प्रार्थना ने आकर धीरे से मधुर के गाल पे चपत लगा दी, जिस पे वो मुंह बनाकर प्रार्थना को देखा, फिर अपना फ़ोन निकाल कर नंबर डायल कर दिया। अमन और दीनानाथ जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रार्थना की बात काट दे, चाहे वो खुद दीनानाथ जी ही हो या अमर। फिर मधुर, मेघा और जानकी जी की तो बात ही अलग थी। प्रणाम भैया, कैसे हो आप सब। दूसरी तरफ से फ़ोन उठते ही मधुर ने एक बार फिर प्रार्थना को देखकर मुंह बनाया, फिर अपनी आवाज़ में मिठास घोलते हुए पूछा, जिस पर सब ने घूरते हुए मधुर को देखा, जैसे आँखों से ही समझाया हो कि ठीक से बात कर। आए क्यों नहीं आप सब। कल पूरा दिन बाबूजी और अम्मा आप लोगों की राह देखते रहे। दूसरी तरफ से सुरेश कुछ कहता उससे पहले ही मधुर ने फ़ोन स्पीकर पर रख दिया। अब शादी की सालगिरह के लिए कौन इतनी दूर आता है, पैसों का खर्चा भी तो लगता है, बच्चे बड़े हो गए हैं, स्कूल की फ़ीस और घर खर्चों में ही सारा ख़त्म हो जाता है। वहाँ आएंगे तो बचाएंगे क्या। इसीलिए तेरी भाभी और मैंने फैसला किया है कि सीधे मेघा की शादी पर ही मिलेंगी। फिर भी भैया बहुत समय हो गया, अम्मा बाबूजी बहुत याद करते हैं आप सबको। कोशिश कीजिए और समय निकाल कर एक बार मिलकर चले जाइए। अभी परिवार नहीं बना तेरा, इसीलिए ये सब कह रहा है। जिस दिन बीवी बच्चों वाला हो जाएगा उस दिन समझिएगा कि हमारी स्थिति कैसी है। मैं सब समझता हूँ भैया, पर मेरी स्थिति जैसी हो, मगर मैं अम्मा बाबूजी से मुंह नहीं फेरूँगा। मधुर ने कुछ नाराज़गी से कहा, जिस पर उसके सामने खड़ी प्रार्थना ने से आंखें दिखाई, पर वो गुस्सा था अपने भाइयों से, जिसकी वजह से उसने प्रार्थना को इस वक्त नज़रअंदाज किया। अमर भैया की शादी को 10 साल हो गया और आप लोगों ने उसके बाद कभी अम्मा बाबूजी की खबर भी नहीं ली। क्या आपके मन में कभी ये नहीं आता कि अम्मा बाबूजी ने सब कुछ कैसे संभाला होगा, घर की स्थिति कैसी होगी, यहाँ हम सब कैसे होंगे। कभी मेरी और मेघा की खबर लेने की इच्छा नहीं हुई, कभी अपने छोटे भाई बहनों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचा। वो सब छोड़िए भैया, क्या राखी पर अपनी सूनी कलाई देख आपको अपनी इकलौती बहन का ख्याल नहीं आया। नौकरी क्या लग गई, जुबान भी आ गई। कमा कितना लेता है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कितना भी कमाऊँ भैया, पर इस लायक तो हूँ कि अपने माँ बाबू जी के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ समझूँ। वो तो वक्त के साथ जिस दिन बीवी बच्चे आएंगे उस दिन समझ आएगा। शादी सिर्फ आप लोगों की नहीं हुई है भैया, अमर भैया की भी हुई है, पर उन्होंने उस शराबी को क्या मतलब अपने परिवार से। शराब पीकर पड़ा रहता होगा कहीं। मैंने तो उसकी शादी के वक्त ही बाबूजी से कहा था कि बेवजह अपने सिर पे बोझ ले रहे हैं। पहले तो अकेले बेटे को पालती थी, पर अब उसकी बीवी और उसकी बच्ची को भी पाल पोस रहे हैं। दूसरी तरफ से सुरेश ने जैसे ही ये कहा, मधुर के साथ दीनानाथ जी को भी गुस्सा आया, पर अमर शांत ही रहा। मैं तो यकीन से कह सकता हूँ कि अब उस घर में कुछ नहीं बचा होगा, और तुझे भी यही कहता हूँ, जितना कमा रहा है उतना बचाना सीख जा, और जितनी जल्दी हो वहाँ से दूर हो जा, नहीं तो तेरे हाथ भी कुछ नहीं आएगा। बाबूजी अपने बच्चों को ही निचोड़ने वाले हैं भैया। सुरेश की बात सुनकर मधुर जोर से चिल्लाया। चिल्लाने की बात नहीं है, मैं बड़ा हूँ इसीलिए तुझे समझा रहा हूँ। अमर कुछ कमाता है नहीं, अगर तू वहाँ रहा तो उसकी बीवी बच्चों का बोझ भी तेरे सिर पर आ जाएगा। आप जानते भी हैं यहाँ की स्थिति। जो इस तरह कह रहे हैं। मधुर अब अपने आप को संभाल नहीं सका और उसने गुस्से से कहा, जानने वाली क्या बात है। थोड़ा बहुत जो छोड़ा था यकीन से कह सकता हूँ, अब वो भी नहीं बचा होगा।
आप लोग किस दुनिया में रहते हैं भैया? जरा अखबार उठा कर देखिए, शायद कुछ पता चले। या मजदूरी कहते हुए अब अखबार के पन्नों को भी पलटना छोड़ दिया है आपने? मधुर, तमीज़ से बात कर। और ऐसे क्या छपना है अखबार में जिसे पढ़ना ज़रूरी है? कुछ भी नहीं भैया, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। और आपने सही कहा, अब यहाँ कुछ नहीं बचा है। आप लोगों ने जो 4 एकड़ खेत छोड़ा था, बाबूजी ने वो भी बेच दिया। अमर भैया आज भी नशे में सड़क पर कहीं पड़े रहते हैं और उनकी बीवी बच्चे हमारे ही सर का बोझ है। खैर वो सब छोड़िए, आप सबसे कहना था कि मेघा के लिए रिश्ता आना शुरू हो गया है। अगर बात जम गई तो इस साल शादी होगी, तैयारी कीजिए। अब तक नहीं आए हैं पर बहन की शादी में तो आना पड़ेगा। वो तो सीधे ओह, तो सीधे क्यों नहीं बोला? इसीलिए फ़ोन किया है। रिश्ते की बात अगर चलेगी तो देख कर कहना। ज़्यादा दहेज की बात मत हो। जितना बाबूजी के पास है उसमें ही निपटा देना, क्योंकि अब ना ही मेरे पास पैसे हैं ना ही रमेश के पास। हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें तो उनके लिए भी जोड़ना है। बाबूजी की तरह अपने बच्चों का मुंह तो नहीं देखेंगे। जो जिम्मेदारी हमारी है उसे हम ही निभाएंगे। बाबूजी ने मेरी और मेघा की शादी एक साथ करने का फैसला लिया है। हो सके तो उस समय आ जाइएगा। बाकी आप पैसों की फ़िक्र मत कीजिए, उसका इंतज़ाम हम कर लेंगे। अब रखता हूँ। मधुर को सुरेश की बातें इस तरह चुभी थी कि उसने सीधे तौर पर कहा और फ़ोन रख दिया। दीनानाथ जी और जानकी जी जहाँ अपनी परवरिश पे से झुका कर बैठे थे, अमर भी कुछ शर्मिंदा सा हुआ। नमी तो प्रार्थना की आंखों में भी आ गई थी। लोगों के कितने रूप होते हैं। इसी परवरिश में बड़ा हुआ अमर, जैसा भी हो, पर कभी अपने माँ बाप को पीठ दिखाने के बारे में सोचता भी नहीं था। मधुर ने भी तो अपनी ज़िंदगी अभी इसी गांव में बिताने का फैसला ले लिया था और इसीलिए इतने बड़े डॉक्टर बनने के बावजूद वो इस गांव में अस्पताल बनाने के लिए जी जान से लगा हुआ था। छोड़िए ना बाबूजी, आप क्यों अपना दिल दुखाते हैं? यहाँ हम सब तो हैं। फिर आप सबके पास भी कहाँ समय है जो आप इधर उधर की बातों पे ध्यान दे सके। मधुर के फ़ोन रखने के बाद वहाँ भारी हो चुके माहौल को सामान्य करने के लिए प्रार्थना ने उन्नति को उनकी गोद में देते हुए कहा, जिस पे दीनानाथ जी ने बच्ची को तो गोद में बिठा लिया पर अपना सिर उठाकर प्रार्थना की तरफ नहीं देखी, जिसे देख प्रार्थना उनके पास बैठते हुए, आपने ऐसी कोई गलती नहीं की है बाबूजी जो आप मेरे सामने से झुकाएं। और आपकी गलती होती भी तब भी मेरी परवरिश मुझे इजाज़त नहीं देती कि मेरे बड़ों का सिर मेरे सामने झुका रहे। दोनों भैया आपको नहीं समझ पाए तो ये उनकी कमी है, दोष आपका नहीं। इसीलिए आप उनकी बातों को भूल जाइए। प्रार्थना से ही कह रही है बाबूजी। फिर मेरे रहते हुए अगर आपको उन दोनों की याद आ रही है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अमर ने भी प्रार्थना का साथ देते हुए दीनानाथ जी से कहा, नहीं अमर बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने से तुम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी और मुझे अपनी किस्मत से कोई शिकायत भी नहीं, क्योंकि अगर इसी किस्मत में सुरेश और रमेश जैसे बेटे हैं तो इसी किस्मत में राम जी ने मुझे तुझ जैसा बेटा भी दिया है। बस अभी जो बात हुई और उनकी सोच जान कर दुख हुआ और फिर हमें लेकर उनकी सोच जैसी भी हो, मैं नहीं चाहता अब तुम्हें लेकर वो लोग कुछ गलत सोची। मेरा बेटा इस लायक है कि अपनी बीवी बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। फिर भी वो लोग अपने बारे में दीनानाथ जी के कहने पे अमर उनके पास आकर बैठते हुए, मेरे लिए आपका विश्वास काफ़ी है बाबूजी। मुझे ना ही किसी को ये दिखाना है और ना ही मैं किसी को ये बताना चाहता हूँ। मेरे बारे में जो जैसी सोच रखता है उन्हें वैसा ही सोच रखने दीजिए। मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी इंसान आप हैं और मेरी सच्चाई आप जानते हैं। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो सब ठीक है, पर ये कितनी अजीब बात है ना भैया। इस गांव की तरक्की के बारे में आसपास के सभी लोकल न्यूज़ में बताया जाता है। क्या सुरेश भैया और रमेश भैया ने आज तक ये बात नहीं सुनी होगी? क्या मेरे और मेघा के मेरिट में आने पर
पेपर में जब हमारा नाम आया था उन्होंने नहीं देखा होगा, अब उनकी वही जाने, मैं कैसे जान सकता हूँ, अमर ने मुस्कुराते हुए कहा। जिस फिर मेघा गंभीरता के साथ, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, दोनों भैया पास वाले शहर में नहीं रहते, वो कहीं दूर, क्योंकि कुछ दिन पहले जब बाबूजी ने मुझे थोड़े दिन उनके साथ रखने के लिए कहा था तो भैया ने बात को जिस तरह से टाला, और फिर एक बार बाबूजी उनके घर भी तो जाना चाहते थे, तब भी तो उन्होंने, अब छोड़ो भी इस बात को, यहीं ख़त्म करो, जब उन्हें हमसे मतलब नहीं है तो हम क्यों अपना समय उनके पीछे बर्बाद करें। मधुर ने बात को ख़त्म करने की गुरुजी से कहा और वहाँ से खड़ा हो गया। सभी मधुर की बात सुनकर झटकते हुए सभी मधुर की बात सुनकर सिर झटकते हुए बात को ख़त्म कर दी। वैसे भी जिस तरह सुरेश और रमेश ने परिवार से दूरी बनाई थी, कहीं ना कहीं उनके प्रति अब इनका लगाव कम हो गया था। वक्त एक बार फिर अपने पन्ने पलटने लगा। एक बार हुई खुशियों की शुरुआत ने अपनी रफ्तार कभी धीमी की तो कभी तेज, पर ख़त्म और रुकी नहीं। मधुर की कड़ी मेहनत से ही 6 महीने बाद गांव में सरकारी अस्पताल के लिए ज़मीन मिल गई और गांव वालों के सहयोग से 1 साल में अस्पताल बनकर खड़ा हो गया। बन्ना रे बाग में झूला डालिया, मारी बन्नी ने झूलड़ दीजियो बन्ना, गेंद गजरा ढोलक की थाप पे बजती गीत के साथ ही पीसती हुई हल्दी की महक पूरे घर में भरी हुई थी। घर के आंगन में यहाँ से वहाँ भागती प्रार्थना मुस्कुरा कर सबकी फरमाइशें पूरी कर रही थी। वहीं अमर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आने वाले हर मेहमान की आवभगत में लगा हुआ था। 12 साल की उन्नति तो बस खाने के लिए बने नए नए पकवानों के स्वाद लेती तो कभी ढोल की थाप पर मटकने लगती। दीनानाथ जी जहाँ गांव के बुजुर्गों के साथ बैठकर अपनी आखिरी जिम्मेदारी को पूरी होते हुए देख रहे थे, वही जानकी जी औरतों के बीच बैठी उनकी ज़रूरतों का प्रबंध देख रही थी। घर के बाहर टैक्सी आकर रुकी तो उसमें से उतरती मीना ने टैक्सी से बाहर आ चुकी रमेश के पास जाकर, ये अपना ही घर है ना जी। रमेश ने खुद ही उलझन में घर की तरफ देख रहा था। वो अपने सिर को खुजाते हुए, बचपन से इसी गली से यहाँ तक आया हूँ, पर घर तो भैया एक बार बाबूजी को फ़ोन करो और पूछो तो कि वो लोग घर को बेचकर कहाँ चले गए। एक तो हमें शादी करने उतार दिया, पर ये बताना ज़रूरी भी नहीं समझा कि घर को बेच दिया है उन्होंने। सुरेश नाराज़गी से भरकर घर की तरफ देखते हुए बोला। वहीं उसकी बातों को सुनकर रमेश अपनी जेब से फ़ोन निकालने लगा। तभी कुछ काम से घर से बाहर निकलते अमर की नज़र अपने भाइयों पे पड़ी और वो मुस्कुराते हुए, रमेश सुरेश आओ ना, वहाँ कैसे खड़े हो गए। ये दूसरा झटका था जो रमेश और सुरेश को लगा। पहले ही अपने सामने मौजूद मकान नहीं आलीशान बंगले को देखकर वो लोग सदमे में थे। अब अमर जो उम्र के हिसाब से अपनी आधी उम्र का लग रहा था, उस पर उसका पहनावा। आओ, अमर ने उनके पास आकर कहा। फिर घर के नौकर को आवाज़ लगाते हुए, रघु भैया लोगों का सामान अंदर ले आ। ये कहते हुए अमर ने सुरेश और रमेश की बाजुओं को पकड़ा और अपने साथ घर के अंदर की तरफ बढ़ गया। अमर जैसे ही रमेश और सुरेश को लेकर अंदर आया, औरतों के बीच बैठी जानकी जी की तरफ देखते हुए, अम्मा देख तो कौन आया है। अमर की आवाज़ सुनकर जानकी जी ने उनकी तरफ देखा, जहाँ उसके पीछे खड़े रमेश और सुरेश पर उनकी नज़र पड़ी। वहीं बुजुर्गों के साथ बैठे दीनानाथ जी भी अमर की आवाज़ पर उसकी तरफ देखे। दोनों माता पिता अपने बच्चों को इतने सालों बाद देखकर भावुक हो गए और दोनों की आंखें बह गई। जिन बेटों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, उन बेटों के प्रति दोनों ही निष्ठुर नहीं हो सके और उनके कदम अपने बच्चों की तरफ बढ़ गए। जानकी जी अपने मुंह को आंचल से ढक कर रोते हुए रमेश और सुरेश के पास आकर उनके गले लग, कितना गैर हो गए हो नारे तुम दोनों, एक बार भी पलट कर नहीं देखा हम लोगों की तरफ। क्या एक बार भी ख्याल नहीं आया कि अम्मा बाबूजी जिंदा हैं या मर गए। वो माँ ही होती है जो खुलकर शिकायत करती है। पिता तो अपने भावों को अपने शक्ति के पीछे छुपा देते हैं। यहाँ भी वही हो रहा था।
जानकी जी ने अपनी तड़प को आंसुओं के साथ बहाते हुए शब्दों का रूप दे दिया, पर दीनानाथ जी खुद को कठोर कर अपने बच्चों को देखते रहे। माँ, जानकी जी के कहने पे अमर ने उन्हें टोका तो वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए, क्यों इतनी दूर हो गए थे तुम लोग कि एक बार भी यहाँ पलट कर नहीं आए? क्या कोई रिश्ता नहीं था हमसे तुम्हारा? कुछ नहीं तो माँ बाप की खैर लेनी ही आ जाती। माँ, महंगाई कितनी बढ़ गई है, आने जाने में ही बहुत पैसा लग जाता है, फिर बच्चे बड़े हो गए हैं, आप नहीं समझोगे आजकल की दुनिया को। सुरेश की रुखी बातों ने जानकी जी और दीनानाथ जी को सच्चाई से परिचय कराया कि उनके वो बेटे हैं जो 13 साल बाद इस घर में लौट कर आए हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्हें ना ही अपने माँ से मतलब है, ना ही अपने पिता से। ये वो मतलबी बच्चे हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे तक की उनके पास रहेंगी। जहाँ बात पैसों की आएगी तो ये दोनों तो अपने ही अम्मा बाबूजी का गला काट दें। चलो अच्छा किया जो आ गए, मुझे तो इस बार भी उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग आओगे। माँ, आप तो हमें एकदम नकारा समझती हैं, बहन की शादी है तो। जानकी जी की बात पर सुरेश तुनक कर बोला, जिस पर जानकी जी रोज़ भरे अंदाज में, अगर बहन की शादी पर आए हो तो अच्छी बात है। अमर, वो 2 कमरे जो मेहमानों के लिए बनवाए हैं उनमें से एक इन्हें देना। जानकी जी ने जिस तरह कहा, रमेश और सुरेश एक दूसरे का मुंह देखने लगी। पीछे खड़ी मीना और नव्या तो अब तक घर को ही आंखें फाड़ी देख रही थी। बीच में एक दूसरे के कान में उन दोनों ने फुसफुसा भी दिया कि शादी के लिए किराए पर ही लिया है तो इतना महंगा घर। मगर जानकी जी की बात सुनकर दोनों को जैसे सांप सूंघ गए हों। मेहमानों के लिए कमरा बनवाया है, नव्या ने धीरे से मीना के कान में कहा तो मीना पूरे आश्चर्य वाले भाव अपने चेहरे पे लाकर, क्या ये घर अम्मा बाबूजी का है? लग तो यही रहा है दीदी, लगता है हमारे जाने के बाद बहुत गुल खिलाए हैं अम्मा बाबूजी ने। ये कहते हुए नव्या की आंखों की चमक बढ़ी तो मीना भी उसकी आंखों को देख मुस्कुरा दी। तुम दोनों क्या बड़ों का लिहाज करना भूल गई हो? जानकी जी की सख्त आवाज़ पर दोनों जो एक दूसरे से मुंह जोड़े खड़ी थी वो हड़बड़ाते हुए जानकी जी के पास आकर उनके पैर छूने लगी, जिस पर जानकी जी दोनों के सिर पे हाथ रखते हुए, भगवान तुम दोनों को सद्बुद्धि दे, और यहाँ सिर्फ मैं बड़ी नहीं हूँ, गांव के सारे बड़े मौजूद हैं, तो ज़रा लिहाज से रहो। जानकी जी उन्होंने कभी भी अपने सास होने का रौब नहीं दिखाया था। आज उनका रुआब ही अलग सा लगा मीना और नव्या को। तभी जानकी जी वहाँ सबको नाश्ता देती एक औरत से, लीना, इनका खास ख्याल रखना, मेरी दोनों बड़ी बहुएं हैं जो मेहमान तो नहीं पर मेहमानों से कम भी नहीं। जी काकी, उस औरत ने मुस्कुरा कर कहा। जानकी जी मीना नव्या की तरफ पलटते हुए, उस कमरे में तुम लोगों का सामान रख दिया है। अब जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ गई है तो तुम लोग ज़्यादा समय के लिए तो आई नहीं होगी। शादी निपटते ही यहाँ से चले जाओगे तो एक ही कमरे में रह सकते हो। वैसे भी शादी वाला घर है, सबके बीच ही रहना है। जानकी जी की बातें जहाँ मीना और नव्या को एक तमाचे की तरह उनके गाल पर लगी, वहीं दीनानाथ जी और मैं जानकी जी के इस व्यवहार को देखकर मुस्कुरा दिए। 68 साल की हो रही जानकी ने कभी ना ही अपनी बहुओं से ऊंची आवाज़ में बात की और ना ही गांव के लोगों से, पर आज जिस तरह रमेश सुरेश और उनकी पत्नियों से उन्होंने बात की, ये समझ आ गया कि जब कोई दिल को बहुत ज़्यादा दुखा देता है तो वो कितना भी सगा हो दिल से उतर जाता है। अरे जानकी, प्रार्थना बिटिया कहाँ है? नज़र ही नहीं आ रही। ढोलक बजाते लोगों के हाथ रुकते ही उनके बीच बैठी एक औरत ने जानकी जी की तरफ देखते हुए पूछा तो मुस्कुरा कर उनकी तरफ बढ़ते हुए, उसके पैर थकते कहाँ हैं काकी? ज़रूर कोई न कोई काम पर लगी होगी। मेरी बुराई हो रही है अम्मा? पसीने से नहाई प्रार्थना वहाँ पे पहुँचते हुए पूछी तो जानकी जी के होठों पे एक बार फिर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अब क्या करूं, बहू ही इतनी नालायक मिली है
कि पूरे समय उसकी बुराई करनी पड़ती है। जानकी जी की बात पे प्रार्थना ने अपने दांत दिखा दिए, फिर बाकी औरतों की तरफ देखती हुई, आप सबने नाश्ता किया काकी? ये नाश्ता करवाई है तू? पूरा पेट ऐसे भर गया है कि अब तो रात तक भी खाने की ज़रूरत ना हो। उन्हीं के बीच बैठी एक औरत ने कहा तो प्रार्थना मुस्कुराती हुई, ऐसा कुछ नहीं होगा काकी, मेरे देवर और ननद की शादी है, शुभ मौका है, अच्छे से कमर मटकाइए और खाना बचाइए। फिर दोपहर में आपके लिए दही बड़े बनवाए हैं, बिल्कुल आपकी पसंद की, इमली की चटनी के साथ। आह, तब तो सच में कमर मटकाना पड़ेगा बिटिया। बिल्कुल काकी। भाभी, ये हल्दी कहाँ रखूँ? पीछे से किसी लड़की ने प्रार्थना को आवाज़ दी, जिस पे प्रार्थना पलटकर उसकी तरफ देखी। तभी उसकी नज़र एक किनारे खड़ी नव्या और मीना पर गई और वो चहकते हुए, दीदी आप लोग कब आई? नव्या और मीना तो उसका रूप ही देखती रह गई। लक्ष्मी से चमकते चेहरे पर दुर्गा जैसा तेज था। प्रार्थना आगे बढ़कर अपनी जेठानियों के पैर छूने के बाद अपने जेठों के सामने भी झुकी, जो गाँव की रीति रिवाज से कुछ दूरी पर ही था। उसके सिर पे रखे आंचल का 1 इंच भी ना सरकना। मीरा और नव्या देखती रह गई। कितने बड़े हो गए हो तुम दोनों, और ये कितनी सुंदर। नव्या मीना जैसी मेघा और मधुर सी मिली, उन्हें देखती ही रह गई। वैसे तो सब कुछ उनके लिए आश्चर्य भरा ही था। वो जब से आए थे, बात बात पर उन्हें एक नया झटका मिल रहा था। पर मेघा की सुंदरता, नव्या ने तो उसे देख तेज आग अपने अंदर महसूस किया। अरे दुल्हन है ये, सुंदर कैसे नहीं लगेगी? नजर न लगाओ कोई हमारी मेघा को। वहाँ मौजूद पड़ोस की भाभी मुस्कुराते हुए बोली, और मेघा की बलैयाँ ले ली, तेरा सांवला रंग इतना निखर कैसे गया? नव्या तो अभी भी उसकी सुंदरता को पचा नहीं पा रही थी, और इसीलिए उसने उसके गालों पर अपनी हथेली रगड़ते हुए पूछा, जैसे देखना चाहती हो कि कहीं कुछ लगा तो नहीं। ओफो भाभी, कितना ज़ोर से रगड़ते हो आप? मेघा अपना गाल सहलाते हुए बोली, जिस पे मधुर हंसते हुए, अच्छे से देख लीजिए भाभी, कुछ नहीं लगा है उसके चेहरे पर। वैसे भी उसी दिखावटी चीज़ें पसंद नहीं। आखिर अपनी भाभी की ननद जो है ये, जिस तरह मेरी भाभी को ये सब चीज़ पसंद नहीं, उसी तरह मेरी बहन को क्या दिखावटी चीज़ें, ये सब तो आजकल का फैशन है। और तेरी भाभियों को ये सब पसंद भी है, आप दोनों को होगा, पर मेरी भाभी को नहीं, है ना मेघा? मधुर ने मेघा की तरफ देखकर कहा तो मेघा मुस्कुराते हुए, ना ही भाभी को पसंद है और ना ही मुझे। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, हम तो ऐसे ही भी बहुत खूबसूरत हैं। तुम दोनों। मधुर प्रार्थना आई थी क्या? नव्या आगे कुछ कहती, उससे पहले अमर कमरे में आते हुए पूछा, भाई अगर भाभी मिली तो कह दीजिएगा आज मुझसे बिल्कुल बात मत करी। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया तुम्हारी भाभी ने? अमर हंसते हुए पूछा, जिस पे मधुर मुँह बनाते हुए, सुबह से मुझे कमरे में बिठा दिया है और ख़ुद मेरे बदले हर काम के लिए दौड़ रही हैं। अच्छा लगता है मेरे रहते ये सब वो करें? जानता हूँ कुछ अच्छा नहीं लगता, पर तुम फिक्र मत करो दूल्हे राजा, तुम्हारी भाभी को ज़्यादा दौड़ा नहीं रहा, और फिर हर काम के लिए तुमने पहले से ही इंतज़ाम किया हुआ है, तो हमें किसी भी चीज़ के लिए भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात तुम्हारी भाभी की, तो आज किसी महिला को तुम्हारे हॉस्पिटल लेकर गई थी, कोई माँ बनने वाली थी क्या? अमर ने प्रश्न मेरे अंदाज से पूछा तो मधुर कुछ याद करते हुए, हाँ, मंदिर के पीछे वाले राकेश कहा कि बहू माँ बनने वाली थी, उनका समय भी आ गया था, तो तेरी भाभी उसी के लिए गई थी, अभी अभी घर पहुँची। पर तुम दोनों तो जानते हो, उसे देखते ही सबको कोई न कोई काम याद आता है, तो बस फंसी होगी सबके बीच। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा। नव्या और मीना तो अमर को देखती ही रह गई। कितनी सफाई से अपनी बात करने लगा था। नशे में धुत रहने वाले इस इंसान में ये बदलाव। उन दोनों ने तो कभी भी अमर को बिना नशे के देखा ही नहीं था। हाँ, मगर उसके चेहरे की बनावट हमेशा ही नव्या और मीना को आकर्षित करती। अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज़्यादा आकर्षण था अमर में। जहाँ उसका रंग सबसे साफ आया था, वहीं उसके शरीर की बनावट भी हर तरफ से फिट थी। और अब जो था, ना जाने क्यों
नव्या के दिल में कैसे मलाल हो उठा कि इंसान उसका देवर क्यों है। कर लीजिए आप मेरी बुराई। अपने हाथों में पानी और नाश्ता लेकर अंदर आती हुई प्रार्थना बोली तो सभी ने पलटकर उसे देखा और अमन आगे बढ़ते हुए उसके हाथों से नाश्ते की प्लेट ली अपनी दोनों भाभियों की तरफ बढ़ा दिया। तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुई। मेहंदी वाली बाहर आकर बैठी है। प्रार्थना पानी से भरी ट्रे को साइड टेबल पे रखते हुए बोली, हाँ तैयार हो जाती, फिर हमें ले जाकर वहाँ बिठा देती सब। मधुर ने कहा तो उसका साथ देते हुए मेघा और मेहंदी भी शुरू हो जाती। तो शगुन का समय तो हो गया है। प्रार्थना दोनों के चेहरे को देखते हुए बोली, भाभी माँ आप नहीं थी और आपके बिना कोई शगुन नहीं होगा, पर अब दोनों दीदी तो आ गई हैं। पर आप नहीं थी ना, मधुर ने चिढ़ते हुए कहा तो प्रार्थना हंसती। वो समझती थी मधुर किस कदर नव्या और मीना से चिढ़ता था और उनके नाम पर ही उसका मुंह बन जाता। अच्छा चलो अब तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं बाहर जाकर तैयारी करती हूँ। दीदी आप दोनों भी नाश्ता कर लीजिए, फिर आकर मेहंदी लगवा लीजिए। प्रार्थना ने मुस्कुराकर नव्या और मीना से कहा, फिर अपनी साड़ी का आंचल ठीक करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। चक्के निकलवा दो इसके पैरों में कोई, कम से कम मेरे पास ठहर जाए। अमन हंसते हंसते बोला और वो भी कमरे से बाहर निकल गया। चांद से दुल्हन हो और मेरे मधुर की ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बना कर रखी। हल्दी के शगुन के साथ जब प्रार्थना ने आशीर्वाद से भर कर अपना आंचल उसके सिर पे रखा तो मधुर की आंखें हल्की गीली हो गई। उसने प्रार्थना की हथेली पकड़ ली, जिसे समझते हुए प्रार्थना उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए मुस्कुराई। चांद से दुल्हन ना हो तो चलेगी, चांद से दुल्हन ना हो तो चलेगी भाभी, बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि आपकी परछाई हो, क्योंकि आपका होना तो मुश्किल है। मुझे पता है मेरी प्रार्थना भाभी एक ही है जिसे ईश्वर ने मेरे भाई की किस्मत में लिख दिया। मधुर की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में हल्की नमी आ गई, पर होंठ सबकी मुस्कुरा दिए। किस्मत है जानकी तेरी जो तुझे लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का रूप एक ही बहू में मिला है। प्रार्थना जैसी गुणी और संस्कारी लड़की के लिए तो हर कोई राम जी से विनती करता होगा। न जाने तेरे कौन से पुण्य कर्म के कारण तुझे वो मिली है। औरतों के बीच बैठी जानकी जी से एक औरत ने कहा तो वो नम आँखों से मुस्कुरा दी और प्रार्थना की तरफ स्नेह से देखते हुए दिल ही दिल में उसे आशीर्वाद दे दिया। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, जब से आए हैं इसी एक नाम के सिवा ऐसा लगता है इस गांव में और कोई नहीं। रात कमरे में पहुंचती ही नव्या बिफर पड़ी तो उसका साथ देती हुई मीना, सच तो कह रही है नव्या, हम तो जैसे किसी को दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। सासू माँ को देखा नहीं कैसे हर बात के लिए मुंह उठाकर अपनी बहू को ढूंढने लगती हैं, जैसे हम तो उनकी बहू हैं ही नहीं। वो यहाँ रहती है, उसे सबकी जानकारी है, इसीलिए सब उसे ढूंढते हैं। अब इस बात में इतना हंगामा क्यों? और फिर तुम दोनों ही तो चाहती थी कि यहाँ आकर आराम मिले। अब अगर कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा तो अच्छा है ना, तुम दोनों किसी भी काम के लिए बाध्य नहीं हो। रमेश के कहने पे मीरा उस पर भड़कती हुई, बाध्य नहीं है का क्या मतलब है? हम दोनों अब इस घर की बहू भी नहीं हैं जो हर छोटे बड़े काम के लिए उसे कहा जाता है। ठीक है हम दोनों यहाँ नहीं रहते, पर अधिकार तो पहले हमारा ही है। फिर हल्दी हो या मेहंदी सब कुछ उसके हाथों से करवाना ज़रूरी है क्या? शगुन करने का पहला हक तो बड़ी बहू का होता है, फिर क्यों हमें इस अधिकार से पीछे रखा गया? उन दोनों का मन था भाभी कि उनका शगुन मझली बहू के हाथ हो, फिर शादी हो रही है उनकी, होने तो उनके मन का। सुरेश ने मीना को समझाने के अंदाज में कहा, उनके मन का होने दो से क्या मतलब? उनके मन की खातिर क्या इस तरह बार बार हमारा अपमान करेंगे वो लोग? क्या इसीलिए हमें यहाँ बुलाया है? बार बार छोटी छोटी बात पर हमें नीचा दिखाने के लिए? सुरेश ने अपनी बात पूरी की भी नहीं। नव्या भड़क पड़ी, अब तुम दोनों बात का बतंगड़ बना रही हो। पहले तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी और अब आ गई हो तो ये तमाशा। एक तो इतने सालों बाद आई हो और तुम दोनों को हर अधिकार भी चाहिए। इस बार सुरेश ने उन दोनों को समझाने की गुरीज से कहा, अधिकार अधिकार तो चाहिए भैया, और हमें अधिकार है।
अभी सबसे पहले तो आप बाबूजी से पूछिए कि इतना बड़ा घर कहाँ से खड़ा किया, पैसे कहाँ से आते हैं उनके पास। इस बात तो जब तक पूरी तरह बंटवारा नहीं होगा मैं जाने से रही, न जाने हमसे छुपा कर क्या क्या रखा है। नब्या का तो अलग ही चलने लगा था और मीना भी कहाँ उससे पीछे थी। यहाँ पहुँचते ही घर की चकाचौंध देख कर ही उन दोनों की नीयत डोल गई थी। बंटवारा, अब किस बात का बंटवारा? बाबूजी ने हमारे हिस्से के खेत बेचकर ही हमारी पढ़ाई करवाई थी। उसके बाद भी जब हमने घर खरीदा बाबूजी के हिस्से को भी बिकवा दिया था। अब अगर हमने किसी भी हिस्से की बात की तो कहीं ऐसा ना हो वो हमें घर पर कदम ही ना रखने दे। सुरेश ने नब्या की बात सुनकर कहा, नब्या ऐसे कैसे कदम नहीं रखने देंगे? और फिर पढ़ाई के लिए जो खेत बेचा वो हमारा हिस्सा कैसे हुआ? कुंवारे बच्चे के लिए उन्होंने जो किया वो उनकी जिम्मेदारी थी। शादी के बाद जो हमें मिलेगा वो हमारा हिस्सा होगा। अगर आप दोनों में हिम्मत नहीं है बात करने की तो आप दोनों रहने दीजिए, पर हम तो हमारा हक लेकर रहेंगे। इतना बड़ा महल क्या यूं ही छोड़ देंगी? सुरेश कहता है, पर ये तो अमर की शादी के बाद बना है और हम तो इतने दिनों तक यहाँ लौटे भी नहीं हैं। हो सकता है अमर मधुर की कमाई से बना हो ये घर। नब्या कहती है, क्या अमर की कमाई? उस शराबी के बारे में आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं जो दिन रात नशे में ही पड़ा रहता है? वो इतना कमा पाएगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर पाए? मीना कहती है, नब्या सही कह रही है। पता नहीं अब तक शराब छोड़ पाया है कि नहीं। और इतना बड़ा घर, मुझे तो लगता है बाबूजी ने खेतों की सही जानकारी आप लोगों को नहीं दी। ज़रूर उन्होंने कुछ पुश्तैनी बचा कर रखा होगा जिसे उन्होंने अपने इन दोनों बेटों के पीछे ख़त्म कर दिया। सिर्फ बेटों के पीछे नहीं दीदी, अपनी उस लाडली बहू और बेटी के लिए भी। देखा नहीं कितना मोटा मोटा हार पहना है गले में? हम तो इतने सालों में नहीं बनवा पाए। नब्या की आंखों में लालच चमक रही थी और वही लालच मीना के दिल में भी थी। हाँ सही कह रही है नब्या, हमारी शादी पर तो मुँह दिखाई में हमें एक छोटा सा मंगलसूत्र पहना दिया था और अपनी उस प्रार्थना बहू को तो उसके गले का हीरा देखा नहीं। एक नहीं दीदी, दो दो गुलबंद भी पहना है उसने, और रानी हार भी, उस पर कानों के बड़े बड़े सोने की झुमकी, और तो और मेघा को पूरे 10 तोला सोना दे रहे हैं। तुम दोनों को किसने बताया ये? रमेश और सुरेश से सुनते ही उन दोनों को आश्चर्य भरी नज़र से देखते हुए पूछे। अम्मा बता रही थी सब कुछ बैंक में रखा है, कल बारात से पहले आएगा तो हमें दिखाएंगे, ऐसा कहा अम्मा ने। 10 तोला कुछ ज़्यादा नहीं है भैया। आखिर बाबूजी के पास इतने पैसे आए तो आए कहाँ से? मधुर को भी तो नौकरी करते ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और फिर इन दोनों की पढ़ाई थोड़े बहुत में होने से रही। तो सही कह रहा है सुरेश, मुझे भी अब तेरी भाभी की बात सही लग रही है कि बाबूजी ने ज़रूर हमसे छुपा कर बहुत कुछ रखा अपने दोनों बेटों और बेटी के लिए। अमर तो शुरू से उनका लाडला था, उसकी सभी गलतियों को बाबूजी नज़रअंदाज कर देते थे। सिर्फ नज़रअंदाज नहीं किया बल्कि बाबूजी ने अपना सब कुछ उसी के लिए रखा है। देखा नहीं कैसे उसकी पत्नी को सब कुछ पहना दिया? हमें तो आज तक सोने की एक अंगूठी नहीं दिलाई और प्रार्थना को सोने से नहला दिया। यहाँ की हर बातों से अनजान मीना और नब्या तो प्रार्थना को देख जल भुनकर आग हो गई थी। यहाँ इतने पैसे आए कहाँ से जो इतना कुछ दे रहे हैं आप लोग मेघा को? दूसरे दिन जैसे ही लॉकर से सामान आया, जानकी जी और दीनानाथ जी ने रमेश, सुरेश और उनकी पत्नियों को बुलाकर सारे सामान को दिखाया, जिसे देखते ही रमेश ने गुस्से से भरकर पूछा, पैसा आया कहाँ से? क्या मतलब? हम सब ने मिलकर कमाया है। कितना कमा लेते हैं अम्मा आप लोग जो इतना सोना दे रहे हैं उसे, और ये चेक और ज़मीन हमारा हिस्सा मार कर, और कितना दबा कर रखा है बाबूजी ने? जानकी के जवाब पर सुरेश बौखला कर बोला, तुम्हारा हिस्सा? किसने कहा ये तुम्हारा हिस्सा है? और ये क्या नाप शनाप बक रहे हो? तुम्हारे बाबूजी कहाँ से पैसे लेकर आएंगे? ये तो प्रार्थना और अमर की कमाई का है। सुरेश की बौखलाहट देखकर जानकी जी भी बौखला गई और उसी गुस्से में वो भी बोली, वो शराबी कितना कमा लेता होगा? खुद की बीवी बच्चों को तो पाल नहीं सकता होगा, और ये सब
हमें क्या पागल समझ के रखा है? हमारे पीठ पीछे क्या क्या हुआ है इस घर में? बाबूजी ने और कितना कुछ हमसे छुपाया है। हमें आज सब कुछ जानना है। घर के पाई पाई का हिसाब। सारे सामानों को देखकर तो दोनों भाई जैसे बौखला से गए थे। वहीं मधुर और मेघा तो अपने दोनों भाइयों के इस रूप को देखकर ही दंग थी कि आज शादी जैसे घर में भी दोनों ऐसा कर रहे थे। बताइए बाबूजी, कहाँ से लाए ये सब? रमेश जितना ज़ोर से हो सकता था उतनी ज़ोर से दीनानाथ जी के सामने आकर बोला, जिसपे मधुर गुस्से से, भाई जो बात करनी है हमसे कीजिए। बाबूजी से इस तरह बात करने की ज़रूरत नहीं है। तू चुप रहे, बड़ा चमचागिरी कर रहा है। चमचागिरी कैसे नहीं करेंगे भाई? बाबूजी ने सब कुछ इन्हीं दोनों को तो दे दिया। खेत देख नहीं रहे वहाँ मछली बहू सोने में लदी हुई है और आने वाली बहू के लिए इतना कुछ लिया है। सुरेश ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ तंज कसा। हम तो आपके दुश्मन हैं ना बाबूजी। बहूजी और मीना तो जैसे आप लोगों की कुछ लगती ही नहीं। रमेश अब भी गुस्से से दीनानाथ जी से बोला, ये सब कुछ प्रार्थना और अमर का किया हुआ है। दीनानाथ जी धीरे से बोले, जिस पे रमेश चिल्लाते हुए, आप कुछ भी कहेंगे और हम मान लेंगे। वो जो दिन रात नशे में कहीं भी पड़ा रहता है वो इतना कुछ कर लेगा। कितना झूठ कहते हैं बाबूजी आप। और उसकी पत्नी क्या कर लेती होगी वो कमार। रमेश की बात भी दीनानाथ जी ने गुस्से से उसे घूर कर देखने की ज़रूरत नहीं है। गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, सच सच बताइए। अजी छोड़िए, हमें क्या करना, कहीं से भी आया हूँ। बस मेघा के गहनों से आधा मैं रख लेती हूँ और मधुर की पत्नी के जो गहने लिए हैं उसमें से आधा नब्या रख लेगी। आखिर हम भी तो इसी घर के हैं। और आपको किसने कहा कि हम दे देंगे? इस बार मेघा गुस्से से भर कर बोली, अपनी भाभीियों से जुबान मत लड़ा मेघा। ऐसा ना हो कल को तो विदा होगी और आज मेरा हाथ तुझ पे उठ जाए। क्या कहा तूने? तू मेरी बच्ची पे हाथ उठाएगा? जानकी जी बिफरते हुए बोली तो रमेश भी इनके सामने तन कर खड़ा होते हुए, गलत नहीं कह रहा, बहुत जुबान चल रही है आपके इन दोनों बच्चों की। बात तो सही कही तूने कि बहुत जुबान चल रही है मेरे दोनों बच्चों की। जानकी जी ने भी उसी तरह रमेश और सुरेश को घूरते हुए कहा तो सुरेश गुस्से से, आप अम्मा, आप कितना भी गुस्सा कर लो पर आज तो साफ साफ होकर रहेगा कि इतना पैसा और इतने गहने आए कहाँ से। तभी आज मधुर की बारात यहाँ से जाएगी, वरना बस रहो इसी कमरे में। अम्मा क्या कर रहे हो आप सब यहाँ? जल्दी कीजिए, समय हो रहा है बारात निकलने का। मधुर तो तैयार क्यों नहीं हो रहा? अमर कमरे में आते हुए मधुर की तरफ देख कर बोला, आज कोई बारात नहीं जाएगी। रमेश ने कहा तो अमर ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। पर भैया, मैंने कहा ना, अब कोई शादी नहीं होगी जब तक बाबूजी साफ साफ नहीं बताती कि इतना बड़ा महल किसके पैसों पे खड़ा हुआ है और ये जो ऐसो आराम है वो कहाँ से आया। इतना सोना जो मेघा को दिया जा रहा है, मधुर की पत्नी के लिए लिया गया है, वो सब कहाँ से आया? कहाँ से आया का क्या मतलब है भैया? हम सब काम करते हैं और ये हमारी मेहनत। कितना कमा लेता है तू? करता क्या है ज़रा हम भी तो जानिए। अम्मा बाबूजी बाहर आप लोगों को सब ढूंढ रहे हैं। प्रार्थना वहाँ उन्हें ढूंढते हुए आई। फिर वहाँ की खामोशी महसूस कर, कुछ हुआ है क्या अम्मा? बहुत अच्छी तरह सीसी में उतार कर रखा है सबको। मीरा ने प्रार्थना को देख कर तंज कसा तो अपनी आंखें छोटी कर, जी ज़्यादा भोली बनने की ज़रूरत नहीं है, सबको अपनी उंगली पे अच्छी तरह नचा लेती हो, दिख रहा है। भाभी प्रार्थना से बदतमीजी नहीं, जो कहना है हम सबको कहिए, उसके साथ कुछ भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मधुर आगे आ ही रहा था पर उसके पहले ही अमर ने नब्या को आड़े हाथों ले लिया। पूरी तरह अपने काबू में करके रखा है अपने पति को। तुम्हारे खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकता। नब्या ने जहरीली नज़र से प्रार्थना को देखा तो अमर प्रार्थना नब्या के बीच में आकर खड़ा हो गया, जिसपे नब्या मुस्कुराते हुए, ना रूप ना नैन नक्श, फिर भी इतना लगाओ, कौन सा जादू चलाया है तुमने? इतना तो हमारे पति भी हमारे लिए नहीं कहते। नब्या अपनी गर्दन तिरछी करते हुए अमर के पीछे खड़ी प्रार्थना को देखकर बोली तो प्रार्थना से झुका दी। सूरज के सामने रात का अंधेरा खड़ा कर दिया गया है, ऐसा नहीं लगता नब्या? मीना हंसते हुए बोली तो
मधुर उन दोनों के सामने आते हुए, आप दोनों का मन ही कोयला है और मेरी भाभी सांवली है, काली नहीं। मधुर, प्रार्थना ने तुरंत ही टोका, जिस पे मधुर प्रार्थना के पास आकर, आपको उनका पक्ष लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनके लिए नहीं कह रही, पर इस तरह बच्चों का घर के बड़ों से ऊंची आवाज़ में बात करना मेरे सिखाए संस्कार नहीं। मधुर से कहकर प्रार्थना दीनानाथ जी की तरफ पलटते हुए, बाबूजी बाहर चलिए, रतन काका और बाकी सब आपकी राह देख रहे हैं। अम्मा आप भी बाहर चलिए, बारात निकालने की तैयारी करनी है। मधुर अपने कपड़े बदलो और तैयार हो जाओ, समय हो गया है। दूल्हा ही तैयार नहीं हुआ, और हाँ, ज़्यादा समय नहीं लेना, जल्दी करना। मैं तुम्हारे दोस्तों को भेज रही हूँ, वो तुम्हें तैयार कर देंगे। आप दुल्हन के घर जाने वाले संदूक को तैयार कीजिए और ध्यान रखिएगा कोई सामान छूटने न पाए। सबसे पलटते हुए प्रार्थना ने अमर से कहा तो वो आगे बढ़कर सामने बिस्तर पर रखे गहनों को समेटने लगा। होती कौन हो तुम ये फैसला लेने वाली? हमने कहा है ना, जब तक सब कुछ साफ नहीं होता बारात नहीं जाएगी। रमेश गुस्से से आगे बढ़कर अमर के हाथ को पकड़ते हुए बोला तो प्रार्थना अपने अंदाज में, मेरे घर की शादी है और आप सब मेहमानों का अपमान करना मेरे संस्कार नहीं। जो भी बात करनी है शादी की बात होगी। ये कहकर प्रार्थना ने अमर की कलाई पकड़कर उसे पीछे किया। आप जाइए और बाहर की व्यवस्था देखिए, यहाँ मैं समेटती हूँ सब कुछ। प्रार्थना के अंदाज में अमर सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वहीं दीनानाथ जी और जानकी जी भी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चले गए। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का यहीं पे कहती हूँ। आप लोगों को आज का पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 जल्दी से लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कहानी के सभी पार्ट्स को पाने के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।